alaikum everyone. Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Mariam Khalid, a clinical psychologist and a substance abuse counselor at Mindful Heaven Psychological Organization. In today's session, we are going to discuss family dynamics in addiction recovery. But before proceeding further, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें and press that bell icon ताकि आपको future updates मिल सकें. ओके, बिफोर गोइंग डीपर इनटू द डिस्कशन, हम आज के सेशन का एक जनरल रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो आज के इस सेशन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इन द फर्स्ट पार्ट हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि एडिक्शन एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली डिजीज़ के तौर पे देखा जाता है इसे, कि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को बल्कि पूरी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है. इन द सेकेंड पार्ट हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, जो कि हेल्प आउट कर सकती हैं एक होलिस्टिक हीलिंग में, एक सपोर्टिव रिकवरी में हेल्प आउट कर सकती हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि आज के सेशन की कोई स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस नहीं है. लाइक इट डजेंट मैटर कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप खुद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का शिकार हैं, या आपकी फैमिली में या आपका कोई और जानने वाला फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी इस फेज से गुजर रहा है. आज के सेशन का मकसद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज शेयर करना है, ताकि अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप अपने क्लाइंट को हेल्प आउट कर सकें. अगर आप खुद इस डिसऑर्डर या इस सब्सटेंस यूज़ के फेज़ से गुजर रहे हैं, तो आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले सकें, या अगर आपकी फैमिली में कोई है जो इस चीज़ का शिकार है, तो आपने अपने लव्ड वंस को प्रॉपर केयर दे सकें और एक होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जा सकें. तो इन शॉर्ट आज का सेशन सबके लिए ही फ्रूटफुल होने वाला है किसी ना किसी तरीके से. सो लेट्स गेट इनटू इट. कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन एज अ फैमिली डिजीज़. अगर मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आई हैव नेवर सीन अ क्लाइंट जो मेरे पास आया हो सब्सटेंस यूज़ के इशू के साथ, एडिक्शन प्रॉब्लम के साथ, और उसके ये जो प्रॉब्लम है या जो उसका डिसऑर्डर है वो सिर्फ उस पर्सन को इम्पैक्ट कर रहा हो, बल्कि ये उसके पूरे सोशल सर्कल को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा होता है. उसमें उसकी फैमिली भी आ जाती है, उसका फ्रेंड सर्कल भी आ जाता है, उसकी वर्क प्लेस या उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या इन शॉर्ट वो किसी भी सर्कल में सोशलाइज कर रहा है, वो सारे किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं. आज के इस सेशन में हम लोग मेनली फोकस करेंगे फैमिली डायनामिक्स के ऊपर, कि किस तरह जो फैमिलीज़ हैं वो इस एडिक्शन साइकिल में इतनी डीपली इंटेंगल्ड होती हैं. अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल बर्नआउट हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या बिहेवियरल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. इन सारी चीज़ों को हम लोग डीपली फर्दर डिस्कस करेंगे. एडिक्शन डिफरेंट वेज़ में फैमिलीज़ को इम्पैक्ट कर रही होती है, जिसमें उनकी रूटीन्स का डिस्टर्ब होना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आना फैमिली में, फाइनेंशियल इश्यूज़ होना, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. रूटीन्स का डिस्टर्ब होने की अगर हम लोग बात करें, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक पेरेंट्स हैं जो कि अपनी उनकी जॉब रिलेटेड टास्क भी हैं, घर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज अ पेरेंट उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो लेके चल रहे हैं, उनकी एक नॉर्मल रूटीन है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से उन्होंने वर्क होम लाइफ एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है. ऐसे में उनके एक बेटे को हो जाता है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मज़ीद चीज़ें ऐड हो गई, उनकी टू डू लिस्ट में चीज़ें ऐड हो गई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, उसकी केयर प्रोवाइड करना, उसके ट्रीटमेंट का ख़्याल रखना, फ़ॉलो-अप्स का ख़्याल रखना, ये सारी चीज़ें इनकी मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई. एट द सेम टाइम उसके जो छोटे बहन-भाई हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके लिए भी एक जो पैरेंटल फ़िगर है, क्योंकि वो ज़्यादा केयर अब उस आइडेंटिफाइड पेशेंट की तरफ उनका स्टांस सारा चला गया है. तो ऐसे में वो जो छोटे बहन-भाई हैं, उनको एक सेंस ऑफ निग्लेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी इम्पोर्टेंस, दे आर नॉट गेटिंग एनी अटेंशन. सो इस सब में क्या हुआ कि जो उनकी डेली रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो गई. सिबलिंग्स की एजुकेशनल अचीवमेंट पे भी फ़र्क पड़ सकता है. पेरेंट्स की जब लाइफ में इतनी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड अप हो गई, तो उनकी जो जॉब रिलेटेड टास्क हैं या बाकी होम चोर रिलेटेड या टुवर्ड्स अदर सिबलिंग्स जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं. तो ये उनका जो वर्क होम लाइफ बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया. इसके साथ साथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी की एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर है, उनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप इश्यूज आना, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंग्जाइटी सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें एक डेली रियलिटी बन जाती हैं. कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंगर, फियर एंड शेम. फियर इस चीज़ का कि कोई वो बच्चा कोई ऐसा मज़ीद कदम ना उठा ले जो मज़ीद नुकसानदेह हो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के ख्याल के हिसाब से एंग्शियस होना, उसका फ़ियर होना कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये इस चीज़ से कैसे निकलेगा. कांस्टेंट शेम, फीलिंग ऑफ शेम
कि किसी को पता लगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, या एक गिल्ट की फीलिंग आना कि हमने नोटिस नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चे पे, तो उसकी वजह से वो इन सब चीज़ों का शिकार हो गया है, हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए था, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं निभाई। तो ये रूटीन्स डिस्टर्ब होने के साथ-साथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, वो खुद तो इन सारी चीज़ों से गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक एडोलेसेंट है और उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट इम्पैक्ट होंगी इसकी वजह से, उसके फ्रेंड सर्कल भी इम्पैक्ट होगा इस वजह से, या वो खुद जिस पेन से या इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहा है, दैट इज़ ओके। दैट्स नॉट समथिंग दैट वी नेग्लेक्ट दैट इट डज़न्ट हैपन। लेकिन उसके साथ-साथ फैमिली भी है जो बहुत डीपली इम्पैक्ट हो रही है इस चीज़ से, इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रही है, उनकी रूटीन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ़ियर एंड पावरलेसनेस आ रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। अब फाइनेंशियल इश्यूज़ ट्रीटमेंट कॉस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर एक पर्सन है जो जॉब कर रहा था, एडिक्शन की वजह से वो उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुई है कि वो अब जॉब उस तरीके से नहीं कर पाता, या जॉब लॉस हो जाती है, या अदर कुछ लीगल इश्यूज़ हैं कि पर्सन कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है, या इल्लीगल एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबरी या अदर सच थिंग्स, जिसकी वजह से उसको फर्दर लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर ऐड अप कर देती हैं फैमिली मेंबर्स पे, स्पेशली जब किसी और फैमिली मेंबर को एज़ अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर या केयरगिवर स्टेप इन करना पड़े। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, आई हैड अ क्लाइंट व्हेन आई वाज़ वर्किंग एट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो एक फ़ादर थे, उनका एक बेटा था। अब क्योंकि वो सब्सटेंस यूज़ का शिकार थे, उसकी वजह से उनका जो बेटा है, उसको बहुत जल्दी ही वो ही वाज़ अ बिज़नेसमैन, तो उनके जो बेटा है, उसको अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ अब फाइनेंशियल प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत पड़ गई, और ही हैज़ टू स्टेप अप एंड गो टू द शॉप एंड रन दैट शॉप इन प्लेस ऑफ हिज़ फादर। तो ऐसे में उस बच्चे के लिए अपनी एजुकेशन के साथ-साथ अपने चाइल्डहुड में उसको एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर या एक केयर गिवर के तौर पर स्टेप अप करना पड़ा। इस चीज़ के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पैरेंटिफिकेशन का, कि इंसान अपनी चाइल्डहुड में उसको ऐसे रोल्स करने पड़ जाते हैं जो कि उसकी एज एप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, या उसकी एज के लिए बड़े होते हैं। यानी कि हम अगर सादा ज़ुबान में बात करें तो अपनी उम्र से जल्दी बड़ा हो जाना, कि उसको कुछ रिस्पॉन्सिबल रोल्स अदा करने पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से आती हैं। फिर उसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसमें मिसकम्युनिकेशन आ जाती है, या डिस्कनेक्ट होना अपनी फैमिली के साथ, और अब हर कोई अपने तरीके से कॉप अप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एंड इन रिटर्न एक रिलेशनशिप में एक टेंशन और एक रिजेंटमेंट स्टार्ट हो जाती है, और ब्लेम गेम अगर स्टार्ट हो जाए तो रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इस बात से इम्पैक्ट होते हैं। ये स्पाउसेस के रिलेशनशिप हों, सिबलिंग्स के हों, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप पे कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है, और वो किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा होता है। जैसे हमने बात की कि ऐसी सिचुएशन में होता है कि फैमिली मेंबर्स हर कोई अपने तरीके से उस सिचुएशन से कॉप अप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कुछ डिसफंक्शनल रोल्स हैं जो फैमिली मेंबर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनको अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो फैमिली को सर्वाइव करने में तो हेल्प आउट करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो मज़ीद उस सिचुएशन को वर्सन कर रहे होते हैं, या फिर वो उन पर्सन की जो अपनी डेवलपमेंट है या अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत गहरे असरात रखते हैं, और रिकवरी के बजाय वो ज़्यादा उस सिचुएशन को ख़राब कर रहे होते हैं। तो हम कुछ ऐसे डिस्फंक्शनल फैमिली रोल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बज़ाहिर तो समझे जाते हैं कि ये कोपिंग मैकेनिज़्म है और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो मज़ीद ख़राब कर रहे होते हैं। एक है हीरो का रोल। हीरो का रोल मोस्टली क्या होता है कि अब एक फैमिली है जिसमें एक पर्सन है जो एडिक्शन का इशू का शिकार है, उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब चल रही है इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो अब वो जो एक हीरो के रोल में आना मतलब ये कि एक पर्सन ये कंसीडर करना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा सक्सेस लेके आऊँ या कुछ ओवर अचीव करूँ तो वो उसकी वजह से मेरे घर में खुशी आएगी, और सारे इश्यूज़ ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगे। मोस्टली ये घर का अगर जनरली हम लोग बात करें तो मोस्टली जो घर के बड़े बच्चे होते हैं वो इस चीज़ की तरफ आते हैं। वो ये समझते हैं कि हम हर चीज़ को फ़िक्स कर सकते हैं ओवर अचीव करके, कि अगर हम लोग एकेडमिकली एक्सेल कर जाएँ तो हमारी घर में एक खुशी आएगी, और ये जो एडिक्शन का प्रॉब्लम है वो पर्सन भी इस चीज़ से पीछे हट जाएगा जब उसे एक खुशी की खबर मिलेगी, या वो जिस टेंशन में है उससे निकल आएगा, ओवरऑल फैमिली का माहौल ठीक हो जाएगा।
तो वो इस चीज़ की तरफ चला जाता है, वो परफेक्शनिस्ट बनने की तरफ चला जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो उस पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। मेंटली उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ कर देता है, हर चीज़ को बिल्कुल ठीक तरीके से करना। वो इंटरनली वो उस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन जस्ट कि वो ये समझ रहा होता है कि इसकी वजह से, ओवर अचीव करने की वजह से फैमिली का माहौल ठीक होगा, फैमिली की टेंशन कम होगी, तो वो एज़ अ हीरो रोल प्ले करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ अ स्केपगोट। स्केपगोट में क्या है, द एक्टिंग आउट चाइल्ड, जो कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये वो बच्चा है जिसको ये लगता है कि ये एक्ट आउट करता है, लोगों का ध्यान खुद की तरफ करने की कोशिश करता है। जनरली इन बच्चों को ऐसे देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, या ये बहुत ज़्यादा आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, या हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन इनका ये चीज़ एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, या ये इनको लगता है कि अगर ये एक्ट आउट करेंगे तो जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा, और वो जो सिचुएशन एक चल रही है, एक एडिक्शन का प्रॉब्लम है, एक टेंशन है घर में, उससे सबका ध्यान हट जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये अटेंशन सीक करने की कोशिश करता है ताकि उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। देन वी हैव द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड वो है जो कि हर चीज़ को इमोशनली विदड्रॉ कर लेता है, यानी कि ये अंडर द रडार मूव करने की कोशिश करता है कि किसी की नज़रों में नहीं आएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मतलब ये खुद को एस्केप करता है उस चीज़ से कि इस चीज़ में बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो इन द लॉन्ग रन उस पर्सन की पर्सनैलिटी फैमिली के अलावा या उस सर्कल के अलावा बाकी सर्कल्स में भी, स्कूल में है, जॉब है, या हर सिचुएशन पे वो उसकी पर्सनैलिटी गोइंग अंडर द रडार टाइप बन जाती है कि वो खुद को विथड्रॉ कर लेता है इमोशनली भी, और सबसे अलग कर लेता है, और खुद को उस प्रॉब्लम से दूर कर लेता है कि अगर मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगा तो कोई इशू भी नहीं होगा। Then we have the mascot. Mascot means that person uses humor to ease the tension. हर चीज़ को मजाक में उड़ा देंगे, बज़ाहिर ये समझा जाता है कि ये इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन असल में ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है उस सिचुएशन से इस्केप करने का। देन वी हैव द केयर टेकर। केयर टेकर में हमारे पास आ जाते हैं इनेबलर्स भी। ये क्या होते हैं कि ये एडिक्ट को इनेबल करते हैं, मतलब उसकी उस अपने आप को निग्लेक्ट करके जो एडिक्ट है, जो इस आइडेंटिफाइड पेशेंट है, उसको ज़्यादा केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक टाइप होती है इनेबलर की। इनेबलर क्या है कि वो पर्सन उस एडिक्ट के हर एक बिहेवियर को, हर एक डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये कवर अप करेंगे उसको, तो वो उसको हेल्प आउट करेगा, उसको लगेगा कि हम उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, तो वो इस एडिक्शन के प्रॉब्लम से निकल आएगा। लेकिन असल में ये चीज़ नहीं होती है, बल्कि वो उस चीज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर्स को। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है जो कि एक बेटा है जो कि अपने फादर से सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का शिकार है, और वो सब्सटेंस लेने के लिए अपने फादर से पैसे मांग रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में उसके फादर तो अगर इनेबलर के रोल में हैं तो वो क्या करेंगे, वो उसको पैसे दे देंगे। उनके माइंड में ये सोच होगी कि अगर मैंने इसको पैसे ना दिए तो हो सकता है ये चोरी या किसी और ऐसे इल्लीगल एक्ट की तरफ चला जाए जो इसके लिए ज़्यादा डैमेजिंग हो। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए, उस कॉन्सिक्वेंसेस से उसको कवर अप करने के लिए उसको पैसे दे देंगे, जिसकी वजह से उसका जो ये सब्सटेंस यूज़ का बिहेवियर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा। सिमिलरली अगर किसी ने चोरी की है सब्सटेंस यूज़ के लिए, या किसी इल्लीगल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको कवर अप करना इस वजह से कि कोई उसको कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। दिमाग में इनेबलर्स की ये सोच होती है कि मैं इस पर्सन का ख़्याल कर रहा हूँ और मैं इसको इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो उसके हर एक्ट को कवर करके या जस्टिफाई करके या रैशनलाइज़ करके उस पर्सन के जो अनहेल्पफुल बिहेवियर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहा होता है। फिर इसमें एक और टाइप ये भी आ जाती है जो कि कोडिपेंडेंसी डेवलप करना, बेसिकली कि खुद को निग्लेक्ट करके दूसरे की जो नीड्स हैं या उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना। अब हमने कोडिपेंडेंसी और इनेबलिंग की बात की। बज़ाहिर ये चीज़ें लव में और केयर में स्टार्ट होती हैं, लेकिन लव विदाउट बाउंड्रीज़ वो भी डिस्ट्रक्टिव होता है। एक स्पेसिफिक हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। जैसे अब इनेबलिंग में जैसे हमने कहा कि वो कवर अप करते हैं, उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जो भी उस एडिक्ट ने किया होता है। अब बज़ाहिर तो ये लव है, लेकिन असल में ये
उसको रेस्क्यू नहीं कर रहा, बल्कि उसको मज़ीद उसकी रिकवरी को डिले कर रहा है। सिमिलरली जो हमने कोडिपेंडेंसी की बात की कि वो बाउंड्रीज़ सेट नहीं करते हैं और अपनी नीड्स को छोड़ के दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो असल में ये क्या कर रहे होते हैं, ये ग्रोथ को और अकाउंटेबिलिटी को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो ये हेल्दी वेज़ नहीं होते हैं ऐसी सिचुएशन में डील करने के लिए। एक और मेजर इशू जो फैमिली को फेस करना पड़ता है वो होता है कम्युनिकेशन का। उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी जो कम्युनिकेशन है आपस में, बहुत स्वेयरली इम्पेयर हो रही होती है। बेटी अगर फादर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हैं, तो जो बेटी है वो उनसे बात करते हुए डरेगी। खाने के टाइम पे सब इकट्ठे बैठे हुए हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे, किस वजह से कि कोई चीज़ ट्रिगर ना कर दे एडिक्ट को और एग्रेशन ना आ जाए। इसी तरह से ऑनेस्टी जो कॉन्वर्सेशन है उनमें से ऑनेस्टी ख़त्म हो जाती है, सार्केज़म, ब्लेम और डिनाइल की सिचुएशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। सिमिलरली मुझे अपने क्लाइंट याद आ गए। ही टोल्ड मी दैट उनकी अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। जब भी परेशान होते थे या कोई भी प्रॉब्लम होता था, तो वो अपनी सिस्टर के घर जाते थे, उनसे डिस्कस करते थे एंड ही यूज्ड टू फील बेटर। लेकिन जब से उनका ये सब्सटेंस यूज़ का इशू स्टार्ट हुआ, तब से उनकी सिस्टर उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई हैं। सिस्टर के जो बच्चे थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए हैं। वो घर नहीं आती हैं अब हमारे, और मैं उनके घर नहीं जा सकता। तो ये क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं इस वजह से। तो असल में क्या ज़रूरत है कि फैमिलीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो रीलर्न करने की किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से सुनना है, किस तरीके से उसके इमोशंस को वैलिडेट करना है, ताकि एक हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप की जा सके और जो एक बैरियर आ रहा है साइलेंस का, उसको रिमूव किया जा सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अब फैमिली को देखा जाए तो ये एक बहुत मेजर प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है बहुत से लोगों की लाइफ में। अगर क्लाइंट्स को हम देखें तो उनके अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि फैमिली एक मेजर प्रोटेक्टिव फैक्टर है। किसी के लिए उसके बच्चे होंगे, किसी के लिए उसके बहन भाई होंगे, किसी के लिए उनके माँ बाप होंगे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर का रोल प्ले करते हैं, जिनके लिए इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करता है। ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि जब उनको अपनी फैमिली की तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिलती है, जब उनके इमोशंस को या उनके सिचुएशन को वैलिडेट किया जाता है, ना कि उनको ब्लेम किया जाए और उनको एंगर और एग्रेशन का शिकार किया जाए। जब उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलती है तो वो खुद मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ और वो रिकवरी की तरफ जाएँ, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिकवरी है उसके आउटकम्स भी अच्छे आते हैं। तो फैमिली थेरेपी बेसिकली क्या करती है कि जो फैमिली के अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। अब कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि किसी न किसी फैमिली इश्यू की वजह से या अंडरलाइंग प्रॉब्लम की वजह से, रिलेशनशिप इश्यू हो गया या कोई और डिस्टर्बेंस होगी फैमिली में, उसकी वजह से लोग एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म सब्सटेंस यूज़ की तरफ जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन कभी-कभी ये इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि फैमिली का कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अदर देन फैमिली, वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर पीयर प्रेशर में आके या इन सब चीज़ों की वजह से एक पर्सन जब सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो जाता है और फिर उसको अगर फैमिली सपोर्ट भी ना मिले, तो फिर उसके लिए रिकवरी की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों सिचुएशंस में फैमिली थेरेपी ज़रूरी है कि अगर तो फैमिली में अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। अगर वैसा कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या परपेचुएटिंग फैक्टर फैमिली नहीं थी, लेकिन अब फैमिली एज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की कर सकती है। उनको थेरेपी के थ्रू उनको साइको एजुकेट किया जाता है प्रॉब्लम के बारे में, और हेल्प आउट किया जा सकता है कि किस तरीके से वो अपने लव्ड वन को या अपने फैमिली मेंबर की रिकवरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन में तो हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से फैमिली इम्पैक्ट हो रही होती है इस प्रॉब्लम में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ जिनके थ्रू फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हेल्दी रिकवरी में। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्ट्रेटजीज़ फॉर हेल्दी इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहली और सबसे बेसिक जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो होती है साइको एजुकेशन। कि जो फैमिली है उनको एजुकेट किया जाए उस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि मोस्टली ये कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि जो सब्सटेंस यूज़ का प्रॉब्लम है इसको डिसऑर्डर नहीं कंसीडर किया जाता, बल्कि इसको एक हैबिट कंसीडर किया जाता है, इसको एक आदत समझा जाता है कि पर्सन जब चाहे इसको छोड़ सकता है। ठीक है, इंसान की विल पावर मैटर करती है, लेकिन एडिक्शन की डिसऑर्डर से निकलना उतना आसान भी नहीं होता। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर केयर की, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया जाता है कि एडिक्शन उसकी एक आदत नहीं है, उसकी एक हैबिट नहीं है, बल्कि ये एक डिसऑर्डर है और किसी भी दूसरे डिसऑर्डर की तरह इसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत मेजर स्टेप होता है। और दूसरा, उन्हें थेरेपी की इम्पोर्टेंस समझाई जाती है।
देन सेट एंड मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। अब जैसे हमने इनेबलर की सिचुएशन में डिस्कस किया था कि एक इनेबलर क्या रोल प्ले करता है कि वो उस पर्सन के जो भी एक्ट्स हैं या जो भी उसका बिहेवियर है उसको कवर अप करने की कोशिश करता है, उसको जस्टिफाई करता है। या फिर वो पर्सन जो को डिपेंडेंसी मेंटेन कर रहा है वो क्या कर रहा होता है कि वो अपनी नीड्स के ऊपर दूसरे के नीड्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है। यानी कि अगर किसी ने उससे एक पर्सन ने अपने किसी फैमिली मेम्बर से पैसे मांगे हैं सब्सटेंस यूज़ के लिए, तो वो उसको ये सोच के दे दे कि ये कल को कहीं किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो जाए। या फिर अगर किसी ने कोई इलीगल काम किया है, कोई चोरी की है, थेफ्ट, रॉबरी या कोई भी ऐसी अटेम्प्ट की है, तो उसको कवर अप करना ये सोच के कि वो स्ट्रेस में था या वो अभी स्टेबल नहीं था। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। आप आउट ऑफ केयर ये सब कुछ करें हैं लेकिन लिमिट बाउंड्री कोई नहीं है आपकी। लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें, आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए फ़िक्र है, आपको फ़िक्र है उनकी, आप उनका ख्याल करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो आप पॉज़िटिव स्टेप्स ले सकते हैं, जो जिसमें झूठ ना हो या कोई ऐसा स्टेप जो कि लिमिटलेस हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जिसका लॉन्ग रन में उस पर्सन को नुकसान हो रहा हो, उस चीज़ को आप रिमूव करें और हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहते हुए उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें और जो हेल्दी वेज़ है उस तरीके से उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, एंगेज इन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस। मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं और उनका ये सोच बनी हुई होती है कि मेरे घर वाले मुझे अब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या मेरे से कोई बातचीत नहीं करता है, मेरी वाइफ मेरे से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करती हैं या मेरे पेरेंट्स मेरे से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एक बैरियर आ गया होता है। और जब भी एक स्टिग्मेटाइज़ वाली कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, क्लाइंट्स का ये कहना होता है कि हमें स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है। हम घर में कोई भी बात करते हैं तो हमें ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुम तो आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड बट जस्ट टू कम्युनिकेट कि किस तरह एक फैमिली डील कर रही होती है, कि वो वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम तो नशेई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम इस बात में बोल नहीं सकते। मतलब उनको स्टिग्मेटाइज़ करके हर एक रोल से उन्हें हटा दिया जाता है। तो एक ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का जो एक बैरियर है उसको हटाया नहीं जाता, उसको उसको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशन में हमें। तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगी या फैमिली में बातचीत होगी, एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगी और जब स्टिग्मेटाइज़ेशन को हम लोग एंड करेंगे तो इंट्रिंसिकली एक पर्सन मोटिवेटेड फ़ील करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ख़ुद को चेंज करे। देन पार्टिसिपेट इन फैमिली थेरेपी सेशंस, कि फैमिली जो है उनको भी प्रॉपरली थेरेपी सेशंस में जाना चाहिए। पूरी फैमिली को, सिबलिंग्स हैं या वो पेरेंट्स हैं या स्पाउस है या जो भी है, वो सब जाएँ और डिस्कस करें फैमिली थेरेपी में। क्योंकि आई यूज्ड टू रिमेंबर, एक क्लाइंट था मेरा, उनके ब्रदर, आफ्टर फ्यू सेशंस उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने फीडबैक दिया कि पहले मुझे ये लगता था कि जो क्लाइंट है यानी कि जो मेरा भाई है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद में ठीक करें तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सो ये माइंडसेट होना चाहिए कि थेरेपी सिर्फ उस आइडेंटिफाइड पेशेंट के लिए नहीं होती बल्कि ओवरऑल फैमिली के लिए भी होती है, उनको कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाने के लिए भी होती है। अब मोस्टली क्या होता है कि एक तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का शिकार एक क्लाइंट है, यानी कि एक आइडेंटिफाइड पेशेंट है, लेकिन मोस्टली उनके केयर गिवर्स में हम देखते हैं कि उनमें इमोशनल बर्नआउट के, स्लीप डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं या फिर ब्लड प्रेशर इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उन फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, उनको भी अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है। वो किस तरीके से कर सकते हैं कि वो खुद को कुछ डिस्ट्रैक्टिंग या सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जिसमें जर्नलिंग आ सकती है, वॉक पर चले जाना या फिर कोई बुक क्लब ज्वाइन कर लेना या कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जो उनको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस उनका रिलीज़ करे और उनको जो वो डेली एक टेंशन है या एक डेली उनकी जो रियलिटी बनी हुई है कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर और टेंशन और स्ट्रेस की, उससे वो निकल सकें और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर सकें। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने उस फैमिली मेंबर को निग्लेक्ट करें जो प्रॉब्लम का शिकार है, बल्कि इसमें यह है कि अगर आप अपनी केयर कर सकेंगे, आप हेल्दी होंगे, तभी आप अपने किसी फैमिली मेंबर की केयर कर सकेंगे। सपोर्ट ग्रुप्स को जॉइन करना, इसके अलावा कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं जो कि सिखाई जाती हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग आ जाती है या और डिफरेंट चीज़ें जो कि उस पर्सन के लिए सेल्फ सूदिंग हो सकती हैं। अब ये चीज़ हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी ऑन नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बेसिस पे, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर सके, उसका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि मोस्टली इंसान केयर प्रोवाइड करके के इंसान बर्नआउट का शिकार होता है, उसको भी एक एस्केप की ज़रूरत होती है। तो एक हेल्दी वे ऑफ एस्केप अपना लेना इज़ बेटर रादर दैन गोइंग फॉर सम डिस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज़म्स। Rebuilding trust is another important factor for the recovery process.
ऑल्दो ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन ये पॉसिबल है, और ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ आप वर्बली प्रोमिस करते जाएं लेकिन आप एक्ट आउट ना करें, अगले बंदे को शो ना कराएं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। कॉन्टीन्यूसली चेक इन करना, अपनी कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आना, अकाउंटेबिलिटी लेके आना, अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स को शेयर करना, उस पर्सन की फीलिंग्स को सुनना, उन्हें वैलिडेट करना, और इसके साथ साथ उनकी जो स्मॉल विक्ट्रीज़ हैं या उनकी जो स्मॉल स्टेप्स हैं टुवर्ड्स रिकवरी, उनको सेलिब्रेट करना उनके विक्ट्रीज़ को। जैसे वो थेरेपी सेशन के लिए अगर गया है तो उसको सेलिब्रेट करना, वो वर्बल सेलिब्रेशन भी हो सकती है, वर्बल प्रेज भी हो सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने 1 वीक गुज़ारा है विदाउट दिस सब्सटेंस, या उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिकवरी की तरफ एक बेशक माइनर सा स्टेप है लेकिन उसको सेलिब्रेट करना, तो ये क्या होता है कि एक तो आपका ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और उसके साथ-साथ पर्सन मोटिवेट भी फ़ील करता है खुद को कि वो खुद को रिकवरी की तरफ लेके जाए। उसको इमोशनल सपोर्ट मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिकवरी के प्रोसेस में। रिलैप्स। अब रिलैप्स रिकवरी प्रोसेस का एक पार्ट होता है। रिलैप्स में ऐसे इंसान फ़ील करता है कि वो दोबारा से उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा से खड़ा है, पहले स्टेप पे वो दोबारा से खड़ा है, उसकी जो सारी एफ़र्ट्स थी वो सारी ज़ाया हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिलैप्स का मतलब ये नहीं होता कि फेलियर है, रिलैप्स का मतलब होता है कि कोई एक सर्टेन पॉइंट है जिस पे पहले प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई, अब उसे अटेंशन की ज़रूरत है। तो उसमें क्या किया जाता है कि बजाय ये कि ब्लेम किया जाए क्लाइंट को या उसको पनिश किया जाए, उसके साथ एम्पैथाइज़ करें, आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें कि क्या इश्यू था, क्या चीज़ थी जिसने ये ट्रिगर किया, किस चीज़ पे वर्किंग की ज़रूरत है, किस चीज़ को अटेंशन की ज़रूरत है, और फिर क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उनके रिकवरी प्लान को अपडेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए, उसको रीअसेस किया जाए। तो ये पार्ट है रिकवरी जर्नी का। इस पे आके ये कंसीडर करना कि फेलियर हो गया है या सारी एफर्ट ज़ाया हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होता। इस पे बल्कि क्लाइंट को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके रिकवरी प्रोसेस को स्टेबलाइज़ करने में। While concluding the discussion, I want to add that although recovery is not a straight road, it's filled with bumps, turns, and restarts, but healing is possible. We just need to stay hopeful, resilient, and take one step at a time. Hope today's conversation brought clarity and engagement for you. Either you are a family member, clinician, or an individual in recovery. Stay positive.